नेपोलियन का जन्म इस छोटे से आइलैंड पर हुआ था जिसे कॉर्सिका कहते हैं। पर कमाल की बात यह है कि बस एक साल पहले तक ये फ्रांस का पार्ट ही नहीं था। जब फ्रेंच फोर्सेस ने कॉर्सिका पर कब्जा किया तब नेपोलियन के पिता एक कॉर्सिकन नेशनलिस्ट हुआ करते थे जो कॉर्सिका की आज़ादी के लिए लड़ते थे। पर फिर उनकी दोस्ती चार्ल्स लुइस नाम के एक फ्रेंच गवर्नर से होती है और इन दोनों की इसी दोस्ती की बदौलत नेपोलियन फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ने जा पाता है। इस मिलिट्री एकेडमी में नेपोलियन को उसकी छोटी हाइट और रिलेटिवली लोअर स्टेटस की वजह से काफी तंग किया जाता है। पर फाइनली 1785 में नेपोलियन ग्रेजुएट होकर वापस कॉर्सिका आता है। पर अब वो फ्रेंच आर्मी में एक सेकंड लेफ्टिनेंट था। ऑल्दो नेपोलियन एक फौजी था पर वो हमेशा से ही पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टेड था। वो बचपन से ही अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जैसे लोगों के बारे में पढ़ा करता था। जब नेपोलियन कॉर्सिका वापस आया था तब उस वक्त कॉर्सिका के अंदर तीन मेजर पॉलिटिकल फैक्शंस थे। पहला फैक्शन वो था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को सपोर्ट करता था और इस ग्रुप को जैकोबाइट्स कहते थे। दूसरा फैक्शन था उन लोगों का जो फ्रांस के राजा लुइस 16 के वफादार थे और इस फैक्शन को रॉयलिस्ट कहते थे। और लास्ट फैक्शन था कॉर्सिकन नेशनलिस्ट का जो कॉर्सिका को फ्रेंच रूल से आजाद करवाना चाहते थे। इन सभी फैक्शंस में से नेपोलियन जैकोबाइट्स का हिस्सा बनता है, जिसका मतलब ये था कि अब सारे कॉर्सिकन नेशनलिस्ट जो थे वो नेपोलियन को एक ट्रेटर की तरह देखने लग गए थे और इसी वजह से नेपोलियन और उसकी फैमिली का कॉर्सिका में रहना काफी मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि उन्हें अंत में कॉर्सिका छोड़ मेनलैंड फ्रांस में ट्यूलोन शिफ्ट होना पड़ा। नेपोलियन और उसके परिवार के लिए यह काफी मुश्किल फेज था, पर यह सब कुछ अब बदलने वाला था क्योंकि सितंबर 1793 में नेपोलियन अपने एक कॉर्सिकन दोस्त की बदौलत रिपब्लिकन फोर्सेस का आर्टिलरी कमांडर बन जाता है। इस फोर्स को ट्यूलन पोर्ट को दोबारा कैप्चर करने का टास्क दिया जाता है जो उस वक्त ब्रिटिश और उसके एलाइड फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर रखा था। बोनापार्ट जैसे ही ट्यूलन पहुंचता है तो वहां पे वो आर्टिलरी की संख्या को इंक्रीज करता है और एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग फ्रेंच फोर्सेस रात के वक्त एक हिली फोर्ट को कैप्चर कर लेती हैं और वहां से फ्रेंच ट्रुप्स हाई ग्राउंड का फायदा उठाकर लगातार ब्रिटिश ट्रुप्स पर असॉल्ट करती हैं। और नेपोलियन की इस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी की बदौलत ही ट्यूलोन वापस से रिपब्लिकन फ्रांस के कंट्रोल में आ जाता है। ट्यूलोन की लड़ाई ने नेपोलियन बोनापार्ट को ऑगस्टीन रॉबस्फियर जैसे पावरफुल जैकोबाइट्स के नजरों में ला दिया। ऑगस्टीन रॉबस्फियर बेसिकली मैक्सिमिलियन रॉबस्फियर का भाई था जो उस वक्त फ्रांस के सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। अब इतने पावरफुल लोगों के नजदीक रहने से वैसे तो लोगों को फायदा ही होता है, पर नेपोलियन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबस्फियर के हाथ से पावर छीन ली जाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो नई सरकार पावर में आती है वो नेपोलियन के जैकोबाइट से एसोसिएशन को लेके काफी कंसर्न थी और इसलिए उसे हमेशा शक के दायरे में रखा गया। ये सरकार नेपोलियन से कितनी खफा थी इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बोनापार्ट को वेंडी जाकर रॉयलिस्ट काउंटर रेवोल्यूशनरीज को रोकने का आदेश मिला था, पर इस कैंपेन में उसे आर्टिलरी जनरल से डिमोट कर इन्फेंट्री कमांडर बना दिया गया था। और शायद यही वजह थी कि नेपोलियन ने वेंडी के कैंपेन में हिस्सा ही नहीं लिया। पर बहुत ही जल्द 15 सितंबर 1795 को नेपोलियन को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा जब उसका नाम जनरल्स इन रेगुलर सर्विस में से हटा दिया गया। जब नेपोलियन की जिंदगी में सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था तब 3 अक्टूबर 1795 में पेरिस में कुछ रॉयलिस्ट विरोध करने लग जाते हैं। इसके जवाब में पॉल बैरस नाम का एक पावरफुल फ्रेंच पॉलिटिशियन जो नेपोलियन के साथ ट्यूलोन में काम कर चुका था वो उसका नाम इस कैंपेन के लिए सजेस्ट करता है। नेपोलियन इस मौके का फायदा उठाकर सक्सेसफुली इस रेबेलियन को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर से एक बार फ्रेंच गवर्नमेंट की गुड बुक्स में आ जाता है और उसे कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ इंटीरियर और हेड ऑफ आर्मी ऑफ इटली बनाया जाता है। तो ये था सफर नेपोलियन का एक सेकंड लेफ्टिनेंट से कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ इंटीरियर बनने तक का। अब कैसे नेपोलियन कमांडर ऑफ इंटीरियर से